हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़े थे कि रिलेटिव चार्ज क्या होता है ना। प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे, न्यूट्रॉन पे, सब पे रिलेटिव चार्ज देखे थे। आज उससे आगे चलते हैं। अभी बेसिक चल रहा है ना, पूरा बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी बेसिक चलेगा 2-3 लेक्चर, 1-2 लेक्चर और चलेगा। इसमें देखो कुछ मोल कंसेप्ट चैप्टर का पार्ट है जो कि हम लोग को इस चैप्टर में काम आएगा, है ना। तो उसको एक नज़र देख लेते हैं कि वो क्या क्या यूज होने वाला है। जैसे हम बात किए मोल का, है ना। तो मोल क्या होता है, एक मोल में 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एक मोल में ये नंबर होता है। ठीक, ये नंबर होता है जिसको हम पार्टिकल बोल रहे हैं। और ये पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, ये पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयंस हो सकता है। कहने का मतलब अगर एक मोल बोले हैं कि एक मोल ये पार्टिकल है, एक मोल ये आयंस है, एक मोल एटम है, तो उस एक मोल का मतलब ही हुआ कि वो एटम इतना बार रिपीट है, ये नंबर, है ना। तो इस नंबर को हम लोग मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक मोल जो हम बोलेंगे एक्चुअल नंबर 6 इंटू 10 के पावर 23, मान लो एटम है तो एटम ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात किए कि 6, अगर हम इसका नंबर देखें तो एक एटम का मतलब एक एटम, और एक मोल का मतलब कितना एटम, तो 6 पे 0 बैठाते चलो ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बैठाते चलो। कितना बार बैठाएंगे तो 23 टाइम्स। उतना नंबर का हम जब बात करते हैं तब उसको हम एक मोल एटम बोलेंगे, या फिर इतना नंबर मॉलिक्यूल होगा तो बोलेंगे एक मोल मॉलिक्यूल। बात समझ में आता है। चलिए, तो ये था एक मोल बराबर, इसको ध्यान में रखना है ना। फिर 1 AMU होता है। 1 AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। इसका वैल्यू हमको याद रखना है कि इसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। इसको ध्यान में रखना है ना। 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और इसमें हम ये भी बता रखे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। यानी कि इसको हम 1 AMU भी बोल सकते हैं, है ना, 1 AMU भी बोल सकते हैं। इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे तो वो MP को 1 AMU भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला बेसिक पार्ट है, मोल कंसेप्ट का पार्ट है। तो इसको ध्यान में रखना है कि 1 AMU बराबर इतना नंबर होता है, और 1 मोल बराबर इतना नंबर ऑफ एटम बोल देंगे, या मॉलिक्यूल बोल देंगे, या फिर आयन बोल देंगे, या फिर इसको Na एटम भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, Na एटम, एवोगैड्रोस नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक, चलिए देखिए इसके बाद जैसे हम एक ट्रिक सिखा रहे हैं कि वो ट्रिक को याद रखना है। इसका डिटेल हम मोल कंसेप्ट में देखेंगे। जैसे मान लो सोडियम हमारे पास एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट में सोडियम एटम को लिए, तो इसका हम जब बात करेंगे कि नीचे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, इसका 11 एटॉमिक नंबर, और 23 क्या है इसका मास नंबर, है ना। 23 क्या है इसका मास नंबर। तो ये जो है 23 ये मास नंबर होता है, और बता चुके हैं कि मास नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन नंबर होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। ठीक है, तो देखो ये जो 23 लिखा हुआ है, अगर हम 23 में AMU लगा दिए तो ये बन जाता है एक एटम का मास, मास ऑफ 1 एटम। ठीक, तो जब हम इसका एक एटम उठाए, जैसे मान लो सोडियम का प्लेट है मेरे पास, उसमें से हम एक एटम उठा लिए, उस एक एटम का मास अगर हम बोलेंगे तो उसको हम AMU लगा देंगे तो वो एटॉमिक मास बन जाएगा, मतलब एक एटम का मास बन जाएगा। तो जो ऊपर लिखा रहता है ना, वो वाला जो वैल्यू लिखा रहता है उसमें अगर हम AMU लगा देंगे तो इसके एक एटम का मास आ जाएगा। ट्रिक है ना, इसको ध्यान रखना है। डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट चैप्टर में। फिर देखो अगर इसमें हम 23 ग्राम लगा दिए, इसमें हम यूनिट ग्राम लगा दिए, तो ये बन जाएगा हमारा मास ऑफ 1 मोल एटम, है ना, मास ऑफ 1 मोल एटम बन जाएगा। ठीक, और कुछ ना लगाए तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मास। कुछ ना लगाए तो क्या बोलेंगे हम इसको, रिलेटिव मास। बात समझ में आता है। रिलेटिव मास बोलो, या फिर मास नंबर बोलो, या फिर मास नंबर बोलो,
बात समझ में आता है? तो रिलेटिव मास बोलो या फिर मास नंबर बोलो या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियन बोलो, है ना? क्या बोलो? नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, है ना? ये देखो, ये क्या है? मास ऑफ 1 मोल एटम, मतलब एक एटम कितना बार रिपीट कर गया होगा? 6 × 10⁻23, है ना? और ये है मास ऑफ एक एटम, तो इसको बोल देते हैं एटॉमिक मास, है ना? एक एटम का मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, जो कि किस में होता है? AMU में। और इसको हम क्या बोल देते हैं? मोलर मास। इसको हम क्या बोल देते हैं? मोलर मास। ध्यान में रहेगा, है ना? ये क्या है? हमारा रिलेटिव मास। तो ये ट्रिक हुआ किसी भी एलिमेंट के लिए, अगर ऊपर वाला जो मास नंबर होता है उसमें अगर AMU लगा देते हैं तो ये बन जाता है एटॉमिक मास, इसमें ग्राम लगा देंगे तो बन जाएगा मोलर मास, कुछ न लगाए तो रिलेटिव मास, मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, चलिए। तो अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ मैग्नीशियम में जो ऐसे लिखा रहता है तो इसके नीचे कितना है? 12, ऊपर में कितना होता है? 24, ठीक है ना? तो जो ये लिखा हुआ है 12 और 24, तो 12 और 24 में अगर हम 24 AMU लिख दिए तो ये मैग्नीशियम का एक एटम का मास हुआ और इसको बोल देंगे एटॉमिक मास, है ना? ये ट्रिक सबके लिए वैलिड है। तो जो मास नंबर लिखा रहता है उसमें यूनिट लगा दो तो वो चीज़ बन जाता है हमारा एटॉमिक मास, मोलर मास और रिलेटिव मास। तो ये क्या बन जाएगा? ग्राम लगा दिए तो मोलर मास, और कुछ न लगाए तो बन जाएगा रिलेटिव मास। बात समझ में आता है ना? वहीं पे और एग्जांपल देख लो, एल्युमिनियम है 13 होता है और 27 होता है, तो 27 में अगर हम कुछ ना लगाए तो ये बन जाएगा हमारा रिलेटिव मास। फिर इसमें अगर हम लगा दिए AMU तो ये बन जाएगा हमारा एटॉमिक मास, है ना? अगर हम ग्राम लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा मोलर मास, ये बन जाएगा हमारा मोलर मास। ठीक है, वैसा ही अगर हम कैल्शियम के बारे में बोलेंगे तो कैल्शियम इधर 20 है, इधर 40 है, तो इधर अगर हम 40 में कुछ ना लगाए तो ये बन जाएगा रिलेटिव मास। अगर हम इसमें 40 AMU लिख दिए तो ये बन जाएगा हमारा एटॉमिक मास, ये बन जाएगा हमारा एटॉमिक मास। अगर हम 40 ग्राम लिख दिए तो ये बन जाएगा हमारा मोलर मास, ठीक है ना? ये बन जाएगा हमारा मोलर मास। तो ये हम ट्रिक सिखाना चाह रहे थे, ये ट्रिक तुमको आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा बेसिक वाला पार्ट आया। फिर आगे चलते हैं, और जो बेसिक में आएगा वो आएगा, एक चीज़ याद रखेंगे, ये एक आइडियल गैस का भी काम आएगा हमको, आइडियल गैस इक्वेशन का। तो याद रखेंगे पहला नंबर आइडियल गैस होता क्या है ना? तो दो टाइप का गैस है, एक आइडियल गैस, एक रियल गैस। गैसेस स्टेट चैप्टर में इसको डिटेल में बढ़ेंगे। अभी कहीं कहीं पे क्वेश्चन में लिख के आएगा कि गैस है, ये आइडियल गैस है, तो होता क्या है वो ध्यान दो। आइडियल गैस और रियल गैस में अंतर हल्का सा ये जान लो कि जैसे आइडियल गैस हम उस गैस को बोलते हैं जिसमें जो उसका पार्टिकल होता है, एटम मॉलिक्यूल जो पार्टिकल है उसके अंदर, वो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, है ना? इंटरेक्शन नहीं होता। और जो वॉल्यूम होता है, आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं, आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस क्या है कि पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन है तो रियल गैस है, अगर इंटरेक्शन नहीं है तो आइडियल गैस है। ठीक, और जो वॉल्यूम का बात करेंगे तो जो आइडियल गैस होता है वो जिस कंटेनर में रखें या फिर मान लो किसी रूम में रख दिए तो उस रूम का जो वॉल्यूम होगा पूरा, उस पूरे वॉल्यूम में वो फैल जाएगा। मतलब आइडियल गैस का वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जिसमें उसको रखते हैं, है ना? जैसे हम किसी कंटेनर में रख दिए आइडियल गैस को तो उस कंटेनर का वॉल्यूम आइडियल गैस का वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, तो वही अंतर है। मेन अंतर ये हुआ कि इंटरेक्शन नहीं होता है आइडियल गैस के एटम के बीच में, या फिर जो पार्टिकल है उसमें, उस पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन नहीं हुआ तो आइडियल गैस है, इंटरेक्शन हुआ तो रियल गैस है। तो आइडियल गैस का इक्वेशन याद रखना है हम लोग को, PV = nRT होता है ना? और इसमें P क्या है हमारा? P हमारा प्रेशर है, V क्या है हमारा? V हमारा वॉल्यूम है, N क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। R क्या है हमारा? R हमारा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बस समझ में आता है? R क्या है हमारा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R का वैल्यू भी याद रखना है, R का वैल्यू होता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक, और इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी याद रखते हैं, 1/12 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, 1/12 लगभग, है ना? और दूसरा यूनिट क्या होता है इसका? 8.314, ये किस में होता है? जूल
पर मोल पर केल्विन में, है ना। और इसका यूनिट में हम क्या लिखते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन, और इसका वैल्यू कितना होता है, लगभग 25/3। ये यूज करो चाहे ये यूज करो, है ना, जिसमें आसानी लगे उसको यूज करना है। फिर R बराबर 2 भी होता है अगर यूनिट कैलोरी में हो, पर मोल पर केल्विन, है ना। देखो एटीएम लीटर में जब नीचे वाला सेम है ना, नीचे वाला सेम है, जब एटीएम लीटर में बात कर रहा हो तब R का यूनिट ये होगा, जब जूल में बात कर रहा हो तो ये यूनिट होगा, कैलोरी में बात कर रहा हो तो ये यूनिट होगा। सिंपल है, यूनिट याद रखना। देखो जैसे हमको PV इक्वल्स टू NRT है मेरे पास, तो हमको यूनिट याद रखना है R का, तो R कैसे यूनिट याद रखेंगे, PV/NT होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट ही तो है ऊपर में, ये प्रेशर का यूनिट है एटीएम, और ये किसका है, वॉल्यूम का, है ना। प्रेशर वॉल्यूम का यूनिट क्या बन गया, जूल, लेकिन नीचे में है मोल्स और टेम्परेचर, तो मोल्स और टेम्परेचर का केल्विन, तो वो तो सब में सेम है ना, तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था R का, और T का है हमारा, T है हमारा टेम्परेचर, जो कि किस में होता है, केल्विन में, है ना। जैसे हम तुमको एग्जांपल दिए कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो तो क्या करते हैं, 25 में 273 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया, 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन, ठीक है। तो ये हल्का सा इन्फॉर्मेशन याद रखना है आइडियल गैस का, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाओ अपने टॉपिक पे। अभी भी बेसिक चल रहा है, मेन है कि हम लोग पढ़ लेते हैं चार्ज के बारे में, है ना। चार्ज हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। सबसे पहले कि चार्ज होता क्या है ना। तो चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है +-n/e, है ना। पहला चार्ज का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे करके हेडिंग डाल लेते हैं इसमें। पहला चार्ज, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर +-n/e, चार्ज का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, है ना। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, है ना। और E क्या है, E है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लगभग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। और n क्या है, जितना नंबर होगा, है ना, चार्ज का वो नंबर वहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल का बात की है, जैसे Mg2+ है, तो इस पर बताओ चार्ज कैसे निकालेंगे, तो +-n/e, प्लस माइनस डिसाइड करेगा कि इस पर चार्ज कौन सा है, तो इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस नंबर कितना है इसका 2, कितना नंबर है, देखो ये चार्ज है ना, चार्ज में कितना नंबर है 2 × e, तो इसका चार्ज आ गया कितना, इस पर चार्ज कितना है 2e। अब वैसे हम रिलेटिव चार्ज में बताए हैं कि 2+ है, इसका मतलब इस एटम में 2 प्रोटॉन बचा हुआ है, ठीक है। और 2 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 2 × प्रोटॉन पे चार्ज, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या, तो 1.6 × 10⁻⁻19, वही तो आया है ना। +2 × e का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, तो ये एक्चुअल चार्ज हुआ जो कि हम चार्ज इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q बराबर ये फॉर्मूला हो गया, है ना, और ये वैल्यू हम निकाल दिए। तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये चार्ज पे चार्ज का वैल्यू आया किस पे, Mg पे, और ये 2e चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और इसका मतलब क्या होता है कि 2 प्रोटॉन बचना, 2 प्रोटॉन पे चार्ज इतना ही तो होता है, 2 × प्रोटॉन पे चार्ज, है ना। तो इनडायरेक्ट रूप से वही कैलकुलेट कर रहे हैं कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे Mg2+ पे, ठीक है। और हम बताना चाहें, जैसे मान लो Al3+ पे चार्ज कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो Al3+ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, Al3+ पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q बराबर +-n/e, प्लस माइनस, तो प्लस n कितना है इसका 3 × e की वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, सिंपल है ना। जैसे हम तुमको बोले O2-, तो O2- पे चार्ज कितना, तो Q बराबर +-n/e, प्लस या माइनस, तो माइनस n कितना है 2, है ना, n कितना है 2 × e, तो -2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, सिंपल है ना, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये जो आ रहा है ना, अच्छा एक्चुअल में इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना
दो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना माइनस के साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस चार्ज का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकेंड आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ, है ना। तो कूलम्स लॉ भाई क्या होता है? तो कूलम्स लॉ होता है कि जैसे मान लो हम दो चार्ज लिए, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, और दोनों चार्ज के बीच में r डिस्टेंस है ना। तो इस चार्ज पे एक दूसरे पे फोर्स कितना लगाएगा? अच्छा, अगर ये चार्ज प्लस है, ये चार्ज प्लस है, तो लाइक चार्ज हुआ, तो लाइक चार्ज आपस में क्या करता है? रिपल्सन करता है, तो ये एक दूसरे पे रिपल्सन डालेगा, है ना। अगर अपोजिट चार्ज हुआ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट और रिपल्सन देगा, उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन D इंटू आर स्क्वायर। ये फार्मूला है किसका है? कूलम्स लॉ का फार्मूला है। और F को बोलते क्या है? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, अगर अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन बोल देंगे, रिपल्सन है तो रिपल्सन बोल देंगे। ठीक है, फिर उसमें K क्या है हमारा? K का मतलब होता है 1/4πε0, है ना। और इसका वैल्यू कितना आता है? 9 इंटू 10⁹ अगर SI यूनिट में बोलेंगे तब। ठीक है, और दूसरा 1 बोले हैं तो 1 का मतलब CGS यूनिट हो गया ये। ठीक है ना। तो K का वैल्यू हो गया ये। CGS यूनिट में K का वैल्यू 1 होता है और SI यूनिट में K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। फिर Q1 एंड Q2 क्या है ना। तो ये चार्ज है ना, जो चार्ज पार्टिकल होता है उस पर चार्ज कितना है वो लिखेंगे। फिर R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, है ना। चार्ज सेपरेशन बोल दो, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब फिर D क्या है हमारा? तो D हमारा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। D क्या है हमारा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, D हमारा क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और D जो होता है वो 80 होता है वाटर के लिए, और A1 होता है किसके लिए? एयर या फिर वैक्यूम के लिए। ठीक है, तो D जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वाटर के लिए 80 होता है, और एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है। तो इसका हम यूज कैसे करेंगे? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना। जैसे हम बात करेंगे कि जब हम फोर्स का फॉर्मूला लिखे थे K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन D इंटू आर स्क्वायर, अगर हम हवा में किसी सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, जैसे जो चार्ज है वो हवा में रखा हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन D का वैल्यू 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर। तो एयर में कोई अगर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो उस समय फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, D का वैल्यू 1 हो जाएगा। वहीं पे अगर वाटर के बारे में बात करेंगे तो D के जगह पे 80 आ जाएगा। तो जैसे हम एग्जांपल बोले तुमसे कि जैसे मान लो NaCl है, तो ये मेटल है या नॉन मेटल है ना। और समझाए थे कि मेटल और नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड में बॉन्डिंग टाइप करने बनता है, इंटरेक्शन होता है ना। अब वो इंटरेक्शन क्या है? इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो एयर में, हवा में अगर NaCl को रखें ना, तो Na और Cl कभी अलग नहीं होगा। कभी अलग नहीं होने का मतलब ये कि वो जल्दी अलग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा उसको अलग करने के लिए, है ना। लेकिन पानी में डालो तो पानी में तुरंत Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला है? K Q1 Q2 अपन D इंटू आर स्क्वायर। और ये जो फोर्स है वो यही वाला तो फोर्स है जो बीच में Na और Cl के बीच में लग रहा है। तो वो फोर्स को हमको करना है, कम करना है या हटाना है साफ। तो ये कब हटेगा? ये कब कम होगा? जब ये ज़्यादा हो जाए। तो वो एयर में D का वैल्यू 1 होता है, इसलिए वो सेपरेट नहीं हो पाता, लेकिन वाटर के केस में D का वैल्यू 80 हो जाता है। तो जब नीचे ज़्यादा हो रहा है तो ये वैल्यू कम होगा ना, इसलिए वाटर के केस में NaCl ब्रेक कर जाता है, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होता है, एयर में कम होता है। तो वाटर में ज़्यादा होने के कारण फोर्स कम हो गया Na और Cl के बीच में, इसलिए Na अलग और Cl माइनस अलग। बात समझ में आता है? तो ये था कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ में हम क्या बोलेंगे? अगर हमारा लाइक चार्ज है, कूलम्स लॉ में लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज प्लस प्लस, तो उसके बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और अनलाइक चार्ज है तो क्या लगेगा?
अनलाइक चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, सॉरी लाइक चार्ज है ना तो अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा ना, क्योंकि प्लस प्लस हुआ तो रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्ज हुआ तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। प्लस और माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, फिर देखो आगे सेकंड है, सेकंड नहीं ये थर्ड होगा, है ना। थर्ड हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट हम यू से करते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी समझने का तरीका क्या होगा, जैसे एग्जांपल लिए पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं ना, क्या है कि जैसे मान लो ये मार्कर है लिखने वाला है ना, तो ये क्या होता है कि जैसे अभी हम इसको नीचे से उठा करके यहाँ पर रखे हुए, तो नीचे में जब ये था तो ये स्टेबल स्टेट में था, जब हम उठा के ऊपर कर दिए तो ये अनस्टेबल स्टेट में हो गया। क्यों अनस्टेबल स्टेट में हुआ, क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया है। पूरे चैप्टर में हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है, सिस्टम का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी कम है तो सिस्टम का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो सिस्टम का स्टेबिलिटी कम है, सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या है, कम है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी कम है तो सिस्टम का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो सिस्टम का स्टेबिलिटी कम है, ध्यान रखना है। तो अभी जब जैसे हम इसको नीचे से अर्थ से उठा करके ऊपर लाएं, तो ये जो ऊपर लाए हैं ना, तो ये अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया क्योंकि सिस्टम अनस्टेबल हो गया। अब सिस्टम अनस्टेबल कैसे है, तो ये इसको अब यहाँ पे अगर छोड़ दें तो यहाँ पे ये नहीं रुकेगा, ये नीचे जाएगा, मतलब अभी ये अनस्टेबल स्टेट में है। अगर इसको हम छोड़ देते हैं कहीं नहीं जाता तब स्टेबल होता, क्योंकि नीचे जाने पे ये कहीं नहीं जाएगा, ये नीचे में पड़ा रहेगा आराम से, तो वो स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो जिन नीचे से उठा के ऊपर किए हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे में क्या था, जीरो, ऊपर में आ गया तो कुछ स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी कैसे शो होगा, कैसे देखिएगा कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, इसको छोड़ो तो ये नीचे जाएगा, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एनर्जी था, वो एनर्जी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर हो गया। जब नीचे से उठा करके ऊपर में लाए तो फार्मूला होता है mgh, वो mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, जैसे अगर हम बात किए अपना चार्ज के बारे में, तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोई अगर चार्ज है तो वो फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ। जैसे फील्ड कितने टाइप का, 3 टाइप का। एक हमारा जो ये फील्ड फैलाता है चार्ज, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो हम बात किए किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो अपना एक फील्ड क्रिएट करता है इस टाइप से, जहाँ तक उसका रेंज जाएगा, है ना। और इसके रेंज में कोई बाहर से चार्ज पार्टिकल हम उठा के लाएँ, तो ये चार्ज पार्टिकल मान लो है मेरे पास 1 कूलम्ब। ठीक, तो इसको उठा करके अगर हम ला रहे हैं तो मान लो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों आपस में रिपल्सन देगा। तो रिपल्सन देगा तो कहाँ से रिपल्सन चालू होगा, रिपल्सन इसके इंटरेक्शन के बाद अगर इंटर करेंगे ना तब जाके चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ के बाहर इंटरेक्शन नहीं है। तो अभी इसको लाएंगे ना तो ये आराम से आ जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुँचा बस इसका इंटरेक्शन चालू हो गया, तो इस पर धक्का लगना चालू होगा ना, ये प्लस क्या करेगा, उसको धक्का मारेगा कि बाहर भगाएगा उसको, है ना। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, पकड़ के लाएंगे। जैसे यहाँ से हमको उसको पकड़ के लाना पड़ा ना, तो वर्क डन हमको करना पड़ा, क्योंकि ये यहाँ के बाद अपने आप नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये अपने आप आ गया था, यहाँ से आगे वो अपने आप नहीं जाएगा, हमको पकड़ के अंदर लाना पड़ेगा, तो हमारा एनर्जी लॉस होगा। वो एनर्जी इसमें यहाँ के बाद जो नहीं जा पा रहा है उसको हम पकड़ के ला रहे हैं, तो हमारा एनर्जी इसमें स्टोर होना चालू हुआ। ठीक, कैसे पता चलेगा कि एनर्जी स्टोर हो गया, तो उसको हम पकड़ के लाएंगे, जैसे छोड़ेंगे वो भाग जाएगा फटक से। तो वो जो भागा है इधर, वो एनर्जी यूज किया भागने में, तो एनर्जी कौन सा वाला है, जो हम उसको यहाँ से लाने में अंदर में लगाए थे, वही एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। अब वो एनर्जी क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ से जो हम इसको उठा करके इसके फील्ड में लाए, तो इस पर लगा क्या, ये 1 कूलम्ब वाला पे इस पर लगा इसके द्वारा फोर्स, है ना। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि नॉर्मल कोई चार्ज पार्टिकल है, वो अपना एक रेंज फैला दिया कि इतना ये फील्ड फैला दिया। इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड तब बोलेंगे जब कोई 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ से उठा करके लाएंगे, तो इसके इंटरेक्शन के जब अंदर ले जाएंगे तो इस पर लगेगा इसके द्वारा फोर्स। ठीक, तो जो फोर्स लगा है इस 1 कूलम्ब चार्ज पे, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वही हम बता रहे थे,
है ना। और पोटेंशियल एनर्जी समझा दिए जो स्टोर हो जाता है ना। अगर ये अगर प्लस के ये प्लस प्लस था तो क्या हो गया, रिपल्सन हुआ, और प्लस माइनस होता तो अट्रैक्शन हो जाता है ना। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ तुम्हारा कौन सा वाला, mgh वाला, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और चार्ज के केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चार्ज के केस में हम कैलकुलेट करते हैं Q1 Q2 अपन R से। तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और इसमें जो Q1 और Q2 होगा ना, ये हम साइन के साथ यूज करेंगे, विथ साइन रखेंगे। क्या रखेंगे, विथ साइन रखेंगे। और इससे पहले जो हम बताए थे, इसमें साइन का जरूरत नहीं है ना, इसमें साइन का जरूरत नहीं है, हम केवल वैल्यू से मतलब है, ठीक है। और आर क्या है, फिर वही चार्ज पार्टिकल के बीच में सेपरेशन। और के क्या है हमारा 1/4πε0, ठीक है। और देखो यू क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। यू क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अच्छा बताओ, लाइक चार्ज हुआ, लाइक चार्ज बोलने का मतलब क्या, प्लस प्लस। लाइक चार्ज बोलने का मतलब प्लस प्लस। और जब प्लस प्लस होता है तो धक्का मुक्की होता है, तो स्टेबिलिटी घट जाता है। स्टेबिलिटी घटने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाना। मतलब अगर लाइक चार्ज है तो यू हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, मतलब यू हो जाएगा पॉजिटिव। अनलाइक चार्ज है तो अनलाइक चार्ज के केस में क्या हो जाएगा, तो अनलाइक चार्ज के केस में यू हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो लाइक चार्ज हुआ तो यू हमारा हो गया पॉजिटिव, अनलाइक चार्ज हुआ तो यू हो गया हमारा नेगेटिव। अनलाइक चार्ज में क्या हुआ, प्लस माइनस, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। सिस्टम बोलने का मतलब क्या, पहले सिंगल चार्ज था, दूसरा चार्ज को उठा के लाए उसके रेंज में, तो ये एक सिस्टम बना दिया दोनों क्यूब का, है ना। तो वो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, क्योंकि वो दोनों सिस्टम में अगर प्लस प्लस चार्ज धक्का मुक्की करेगा, दोनों दूर भागना चाहेगा, मतलब वो अनस्टेबल है अभी। अनस्टेबल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। तो लाइक चार्ज हुआ प्लस प्लस, तो वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब पॉजिटिव हो गया। अनलाइक चार्ज मतलब प्लस और माइनस दोनों पास में आया, तो सिस्टम एक क्रिएट किया कि प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाया। तो बताओ इस सिस्टम का एनर्जी क्या हुआ, तो इस सिस्टम का एनर्जी घट गया। क्यों, क्योंकि अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन से सिस्टम स्टेबल की तरफ गया, और स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, इसलिए यू कहाँ चला गया, नेगेटिव में। तो ये था हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, ठीक है ना। तो समझ गए यहाँ तक, है ना। इसके बाद देखो, यही पोटेंशियल एनर्जी का हम यूज बता रहे हैं। जैसे हम मान लो लिथियम है, तो लिथियम से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए। तो बताओ इसके एटम में Li में कितना होता है, 3 और 7, है ना। इसका 3 क्या है, एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 निकाल दिए तो कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है तुम्हारा 3 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितना है, 7 में से 3 गया 4, तो 4 हो गया इसके पास न्यूट्रॉन, ठीक है, 4 हो गया न्यूट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, Q1 Q2 अपन R। तो न्यूट्रॉन तो चार्ज पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलेंगे। 3 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखेंगे, है ना। तो क्या निकालेंगे यहाँ से, K बराबर क्या, 1/4πε0, तो 9 × 10⁹ ये रख देंगे यहाँ पे। अब देखो Q1 इसको मान लेते हैं, और Q2 किसको मान लेते हैं, 3 प्रोटॉन को। तो Q1 बराबर क्या हो गया, Q1 बराबर प्लस माइनस n × E। तो प्लस माइनस में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा, माइनस, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना, 1e, तो -1e Q बराबर हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या है, 3 प्रोटॉन, तो 3 प्रोटॉन पे चार्ज कितना, तो 3 प्रोटॉन पे चार्ज कितना, तो प्लस माइनस n × E, तो प्लस हो जाएगा। कितना प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, उस पर चार्ज कितना है, 3, है ना। तो यहाँ लिख देंगे कितना, Q1 कितना है हमारा, ये Q2 है, Q1 कितना, तो -1 × E, और Q2 कितना है, +3 × E/R। तो क्या बन गया यहाँ से, U बराबर -3ke²/R। U बराबर क्या बना, -3ke²/R, ठीक है। और लिथियम में क्या है,
लिथियम के प्लस में कितना प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हमको यू लिखना हो तो क्या लिखेंगे, Q1 अपन Q2, मतलब Q1 इंटू Q2 अपन R। यहाँ देखो इसको हम क्या माने, Q1 जो कि कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है माइनस, और n का वैल्यू क्या है 3e, और इस पे इसको हम Q2 माने तो वो कितना हो जाएगा, चार्ज कौन था प्रोटॉन पे प्लस, तो प्लस 3 इंटू ई। तो यहाँ डालो Q1 कितना है -3e, ये कितना है +3e अपन R, क्या बन जाएगा माइनस कितनी है 9 अपन R। तो अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी किसका है, इस लिथियम का, ये पोटेंशियल एनर्जी किसका है, इस Li2+ का। तो देखो दोनों में सबसे कम कौन है, ये ज़्यादा कम है ना, ये ज़्यादा कम है, ये देखो ये पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो ये कम पोटेंशियल एनर्जी, ये ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो कम पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए Li जो है वो Li2+ से ज़्यादा स्टेबल है। ये एटम स्टेबल था, हमने तो इसको क्या किए, हम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन निकालने से ये अनस्टेबल की तरफ चला गया, तो इसका एनर्जी बढ़ गया। अब पहले का एनर्जी, एटम का एनर्जी स्टेबल था, मतलब एटम का एनर्जी कम था, तो ये स्टेबल की तरफ गया। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।